Hello everyone, welcome back to your physics concept class. As you already know that we have just finished our first unit of 12th class, that is the electrostatics, in which we have studied about the charges at rest. Now it's time to move forward, that is towards our next unit, that is the unit second with the name current electricity. So in this unit we are going to study what happens when a charge is in motion. So in the motion, charge can constitute the electric current. You have already know from your junior standard, and a moving charge can also produce the magnetic field. So in this particular unit with the name current electricity, we are going to discuss the electric current and some terms related to the electric current and some devices also. तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. आज मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का जस्ट इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर वन बाई वन आपकी टॉपिक. तो पहले हम इसकी टर्मिनोलॉजी अंडरस्टैंड कर लेते हैं. तो हमारा टॉपिक क्या है? नेक्स्ट यूनिट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. और ये यूनिट कौन सा है? यूनिट सेकेंड of class 12 physics. Okay, now अब इसकी टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये पहले से पता है कि सारे ही कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ही यही है, जो फ्री हैं मीन्स विच आर फ्री टू मूव इनसाइड द कंडक्टर, लेकिन उनके मोशन का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता. दे आर इन द रैंडम मोशन. तो सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी अंडरस्टैंड करने के लिए हैव अ लुक ऑन अ बोर्ड. सपोज करिए मैं एक ये कंडक्टर डिजाइन कर रहा हूं. सिंपली देखने से आपको ये सिलेंडर लग रहा है, तो आपको पता ही है वायर का शेप भी सिलेंड्रिकली होता है. और इसके अंदर आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन, मैं सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा हूं. इनिशियली these electrons are moving in such a manner. इस तरीके से ये किधर भी मूव कर रहे होते हैं कंडक्टर में, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है. तो ये मोशन कौन सा है? रैंडम मोशन. रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कंडक्टर. अब हम इसी डायग्राम को दोबारा से देखते हैं. मैंने यहां पे वही वायर दोबारा डिजाइन किया है. सपोज करिए कि ये वही वायर है, ठीक है. अब मैं क्या करता हूं, अभी मैं इलेक्ट्रॉन इसके अंदर के शो नहीं कर रहा हूं, ठीक है. सपोज करिए अभी इनविजिबल है, इनसाइड का पार्ट आपको दिख नहीं रहा है. नाउ हमने क्या किया, इस कंडक्टर के इंस पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी इस तरीके से. दोनों एंड्स को एक पोटेंशियल डिफरेंस V वाली एक बैटरी मींस EMF EV सपोज कर सकते हैं, यहां पे हमने कनेक्ट कर दी. अब होगा क्या, इस कंडक्टर की कोई पर्टिकुलर लेंथ भी होगी. सपोज करिए लेंथ L है, तो इट मींस कंडक्टर के दो टर्मिनल्स, बैटरी का ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका ये वाला एंड क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, और ये वाला एंड क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज. और वी ऑलरेडी नो दैट द चार्ज कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंडिंग एट द नेगेटिव चार्ज. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडक्टर के इन एंड्स पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, जिसको नॉर्मली हम क्या करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं. और इसका डायरेक्शन किधर होगा? आप देख रहे हैं इधर पॉजिटिव टू नेगेटिव. अब इसके अंदर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं,
इन फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन मैंने सपोज कर लिया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हमें ऑलरेडी पता है व्हेन एवर चार्ज इज इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एफ पे एक फोर्स अप्लाई होने लगा है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, एफ इक्वल्स टू जो भी इसका चार्ज है, यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रॉन का ई होता है, ई इंटू ई। ओके, वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ऐसे, अदरवाइज ई इंटू ई दिस मैग्नीट्यूड। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का निगेटिव चार्ज पे डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होता है, और पॉजिटिव का डायरेक्ट मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, और नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर, प्लस टू माइनस। तो इलेक्ट्रॉन किधर ट्रेवल करेगा, माइनस टू प्लस, और अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, अगेंस्ट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ओके, तो इसका मतलब ये जो सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्री थे उन पे एक फोर्स अप्लाई हो गया, किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, फोर्स किधर लग रहा है, ये जो हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा ई, ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, इस डायरेक्शन में। इट मीन्स ये इधर। और फोर्स क्या करता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, फोर्स कैन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ अपॉन एम। एफ की वैल्यू यहाँ ई है, अपॉन एम है, वेयर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन है, हर इलेक्ट्रॉन में इतना एक्सेलरेशन डेवलप हो गया, एक्सेलरेशन डेवलप हो गया ना। तो ये एक एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से मूव करना शुरू करेंगे। लेकिन इनके अंदर कुछ ऑयंस भी हैं, ठीक है, ये ऑयंस मैं होल से शो कर देता हूँ, कुछ ऑयंस भी हैं। तो ये ऑयंस के साथ में क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल करेगा तो इसका कोलिजन हो सकता है ऑयन के साथ में, और अगर कोलिजन हुआ तो क्या होगा, देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। कोलिजन में हीट प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होता है, तो मीन्स इनडायरेक्टली एनर्जी का लॉस होता है। और एनर्जी का लॉस होने का मतलब क्या हुआ कि जो इस फोर्स के थ्रू इसको एनर्जी मिली है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, उसमें से कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो एक्सेलरेटेड मोशन में वैसे तो इलेक्ट्रॉन को हाई वेलोसिटी मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये जो आयन से बार बार इनका कोलिजन होगा, इसमें इनकी एनर्जी लॉस होता रहेगा, और इसकी स्पीड जो है बहुत हाई स्पीड नहीं हो पाएगी, बहुत हाई स्पीड नहीं हो जाएगी। ये सिर्फ एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाएंगे विद अ स्मॉल वेलोसिटी, एक कम स्पीड से जाएंगे, जिसका ऑर्डर ऑलमोस्ट 10⁻⁻⁶ मीटर पर सेकेंड होगा। और यहाँ से जब ये ट्रेवल करेंगे तो इस डायरेक्शन में जाएंगे। सपोज कर लेते हैं इसकी जो वेलोसिटी है उसको मैं यहाँ पे BD लिख रहा हूँ, ठीक है। BD क्यों लिख रहा हूँ, उसका भी मीनिंग है, ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी है, एक एंड से दूसरे एंड तक ड्रिफ्ट होने की वेलोसिटी, स्मॉल वेलोसिटी, वो इसकी ड्रिफ्टिंग है। और ये जो इसके पाथ में आयन से कोलिजन हुआ तो ये क्या आ रही है, एक तरीके की रुकावट आ रही है, ठीक है। इन टर्म्स को हम रिलेट करते हैं, क्या क्या इसमें टर्म्स होंगे। तो सबसे पहले जरूरत पड़ेगा हमें इलेक्ट्रिक करंट। ओके, जनरली आपको पता है क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट्स अ सिंपल डेफिनेशन। सो I equals to Q चार्ज इज फ्लोइंग अप टू द टाइम t, और इसका यूनिट इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कूलम पर सेकेंड, और इसको हम नॉर्मली क्या नोटिस करेंगे, एम्पियर। ओके, दिस एम्पियर। और ये है क्या, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब क्वेश्चन इज दिस, जब ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो मैंने लिखा है कि डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड तो हो गई होगा, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन इज व्हाई दिस इज ए स्केलर, स्केलर क्यों है? तो सिंपल रीजन है, इट डज नॉट फॉलो द नेसेसरी कंडीशन टू बी अ वेक्टर। वेक्टर होने की जो नेसेसरी कंडीशन है उसको ये फॉलो नहीं करती। और वेक्टर होने की नेसेसरी कंडीशन क्या है, एट द 11th स्टैंडर्ड आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्या नेसेसरी कंडीशन, अ वेक्टर
can have magnitude as well as direction, and also it must be obey the law of parallelogram of vector addition. कोई क्वांटिटी भले ही उसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही हो, लेकिन अगर वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करती है तो वो वेक्टर होगी, और अगर वो फॉलो नहीं करती तो वेक्टर नहीं होगी. इलेक्ट्रिक करंट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फॉलो नहीं करता. मीन्स एक वायर में अगर 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और वो इस डायरेक्शन में, लाइक इस मार्कर को आप डायरेक्शन सपोज कर लिए, और अगर ये वायर है और इसको अगर मैं टर्न कर दूं तो टर्न करने के बाद में भी करंट 5 एम्पियर ही रहेगा. डबल टर्न में कर दूं तो भी 5 ही रहेगा. मीन्स बार बार हम इसके वायर के डायरेक्शन को चेंज करने पे करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन चेंज करने से वैल्यूज चेंज होती हैं. तो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, दैट्स व्हाई इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. सिंपल. ओके, क्यू का एक फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने ऑलरेडी पढ़ा है. इफ देयर इज ए एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ बॉडी, तो बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, और इफ द इलेक्ट्रॉन is less than the protons, then body is positively charged. और अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन का नंबर n है तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? इन क्वांटाइजेशन वी हैव रीड दिस, Q इक्वल्स टू NE. तो एन अदर फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज NE/T. ओके, ये तो सिंपल करंट की बात हुई. अब करंट का एक टाइप और भी होता है. वो क्या होता है? इंस्टेंटेनियस करंट. ये तो है जनरल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक करंट का. अब इंस्टेंटेनियस करंट की बात, 11th स्टैंडर्ड पे आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड भी पढ़ी है. द स्पीड, द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एट ए पर्टिकुलर सेकंड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड. यहाँ क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट. अगर करंट की वैल्यू बार बार चेंज हो रही हो तो हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट निकालते हैं. जैसे एक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है, चार्ज फ्लोइंग अलग अलग है, तो जब हम स्मॉल करंट को नोटिस करते हैं तो I इज रिटन एज dq स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई, जब तक अगर रेट ऑफ चार्ज फ्लो कांस्टेंट नहीं है तो हम इंस्टेंटेनियस करंट यूज करते हैं. और एक करंट और होता है हमारे पास में, ट्रांसिएंट करंट. ट्रांसिएंट करंट, ये करंट क्या है? The current produced in a conductor for a very short time due to the electrical spark or the lightning. आपने देखा लाइटनिंग होती है स्काई में, तो उस लाइटनिंग का मतलब चार्ज ही तो डिस्चार्ज होता है एयर में. उस टाइम पे जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम ट्रांसिएंट करंट भी बोलते हैं. तो ये हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग लाइटनिंग. ओके, तो ये जो करंट, ये ट्रांसिएंट है. बेसिकली आपका यूजफुल यही करंट है. सिंपल कन्वेंशनल करंट इज इलेक्ट्रिक करंट. दिस इज इंस्टेंटेनियस. एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो करंट है वो इंस्टेंटेनियस, और ट्रांसिएंट करंट प्रोड्यूस फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज और द लाइटनिंग में जो डिस्चार्ज होता है. अब अदर टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं. ये सब आपने अंडरस्टैंड कर लिया क्या हुआ कि बैटरी अप्लाई की. मीन्स when we apply a potential difference across the ends of a conductor, ठीक है, the electric field is set up in the conductor. Due to this electric field, each free electron inside the conductor experiences a force, due to which electrons start moving in a direction opposite to the electric field from one end to the other end of the conductor. They acquire a very small velocity due to the collisions with ions inside the conductor. This velocity is named as the drift velocity of electron. तो टर्मिनोलॉजी में क्या क्या टर्म्स मिले हमें? सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट मिला है. इलेक्ट्रिक करंट के बाद जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो क्या क्या होगा उनके बारे में आज सिर्फ बात करते हैं. मैंने पहले ही आपको बताया, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास. एक टर्म और आपको यहाँ यूज़ करना पड़ेगा, वो क्या होगा? ऑब्स्टेकल और अपोजिशन इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसको भी आप पहले से जानते हैं, किसी चीज़ के रास्ते में रुकावट.
रुकावट तो समझते हैं ना आप, ऑब्स्टेकल और द अपोजिशन। इलेक्ट्रिक करंट के मीनिंग में इलेक्ट्रिक करंट के पाथ में जो ऑब्स्टेकल होती है, जैसे आप जा रहे हैं बीच में स्टोन पड़ा है तो आपके लिए तो ये रुकावट है ना, ऑब्स्टेकल। लेकिन जब फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं इनसाइड अ कंडक्टर मीन्स दे कंस्टिट्यूट अ करंट, वो क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट बना रहे हैं। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं, कंस्टिट्यूट कर रहे हैं करंट को, और उनके रास्ते में आयंस आ जाते हैं जिनसे कोलिजन उनके होकर उनका पाथ चेंज हो जाता है, एनर्जी चेंज हो जाती है। ये क्या है, उसके पाथ में ऑब्स्टेकल है। इस ऑब्स्टेकल को हम क्या बोलते हैं वो आपको पहले से पता है, मैं यहाँ सिर्फ लिखने जा रहा हूँ। इस पर्टिकुलर का नेम है रेजिस्टेंस, सिंपली इट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जो टेक्निकल साइंटिफिक लैंग्वेज में द ऑब्स्टेकल और अपोजिशन ऑफर्ड इन द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। फॉर्मूले पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पहले ही मैंने बता दिया, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास। सो बट नॉर्मली आप लिख सकते हैं R इक्वल्स टू B अपॉन I, ओम्स लॉ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अदर फॉर्मूला इज इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी एंड लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ conductor is R equals to V upon I and alpha equals to rho L upon A, where rho is the resistivity and L is the length of conductor, A is the cross section area। इसकी भी बात हम 1 by 1 करेंगे डायरेक्टली। अब दूसरा टर्म आपने क्या लिया, नेक्स्ट द वेलोसिटी of electrons due to the applied potential difference across the ends of, अब देखा ना कि यहाँ पे जब हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तभी तो इलेक्ट्रॉन ने एक वेलोसिटी एक्वायर की। तो सिंपली हम ये भी लिख सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने लिखा, आप ये भी लिख सकते हैं द वेलोसिटी एक्वायर बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड, इसका क्या नेम दिया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो 1 by 1 हम फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में जाना यूनिट में व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, ये भी पता किया इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। सर करंट्स के जो टाइप हैं, दिस पर्टिकुलर करंट इज कॉल्ड, जिसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज अ कन्वेंशनल करंट। अगर कोई करंट बार बार वैरी कर रहा है, वेरिएबल है किसी कंडक्टर में अलग अलग जगह पे, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्लो होने वाला अगर हमें करंट निकालना है तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला I इक्वल्स टू dq by dt, the amount of charge flowing at a particular point divided by the short duration, ठीक है, during which the charge crosses that point, okay, this is instantaneous current means एक particular point पे। और transient current is that which produces for a very short time during the lightning, जो इलेक्ट्रिकल स्पार्क होते हैं या लाइटनिंग में टाइम, जैसे कैपेसिटर में मैंने आपको स्पार्क शो करके दिखाया था, और ऐसे लाइटनिंग होती है स्काई में, वहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होते हैं कुछ माइक्रो सेकेंड या फ्यू सेकेंड के लिए, उस करंट को हम ट्रांसिएंट बोल सकते हैं। अब करंट के बाद में जब करंट फ्लो होगा तो उसके पाथ में कोई ना कोई ऑब्स्टेकल होगी, ठीक है, रुकावट होगी, अपोजिशन जिसको हम बोल रहे हैं, दिस इज नेम्ड एज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। 1 नाउ जब ये मूव कर रहे हैं तभी तो ऑब्स्टेकल आ रहा है, तो द ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। एक चीज, दूसरी टर्म है द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग विद द स्पीड और वेलोसिटी along the length of a conductor due to the applied potential, this is named as the drift speed or drift velocity। समझ गए ना, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हर इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगा, उस फोर्स की वजह से वो एक्सेलरेटेड मोशन में ट्रेवल करना स्टार्ट हुए, और जिस स्पीड और वेलोसिटी से वो ट्रेवल कर रहे हैं उसको हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड बोल दिया। अब एक टर्म और जो इधर का पार्ट में रब कर देता हूँ मैं, आप चाहें तो इसको स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे, डायग्राम रब नहीं करूंगा अभी मैं, इलेक्ट्रिक करंट जस्ट मेजर कर रहा हूँ टाइप। अब यहाँ देखते हैं, 2 टर्म तो वो हो गए, अब एक टर्म और की बात करें। अगर मैं इसको टर्मिनोलॉजी की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक करंट का
एक पार्ट ये मैंने लिखा, सेकंड पार्ट ये मैंने नोटिस किया, थर्ड जो क्वांटिटी आपको नीड होगी वो मैं ये लिखता हूँ, करंट डेंसिटी। एक टर्म हमें इसमें ये भी ज़रूरत पड़ेगा। डेंसिटी का नाम आता ही आप समझ गए, डेंसिटी का मतलब ही होता है द क्वांटिटी पर यूनिट, द क्वांटिटी पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कितने पर्टिकुलर एरिया में, कितने पर्टिकुलर वॉल्यूम में, कितने पर्टिकुलर लेंथ में कौन सी क्वांटिटी कितनी डिस्ट्रीब्यूट है, वो इसकी डेंसिटी होती है। तो सिंपली करंट डेंसिटी भी हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। अगर सपोज करिए कि ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, वैसे ही पहले की तरह इसमें करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे कोई पॉइंट है P, इसके अराउंड में ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कंडक्टर का, उसको सपोज करता हूँ ये A है और यहाँ ये करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट सपोज करिए I है पूरा। तो करंट डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? करंट डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई द सिंबल J एंड इट इज गिवन बाई I अपॉन A और यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात क्या, जो अंडरस्टैंड करने वाली बात है, द करेंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग per unit flowing through per unit area of the cross section around a particular point is called is called current density at that point। मतलब समझने की बात ये है कि अगर हम यहाँ पे सपोज करिए दूसरा कंडक्टर बनाते हैं जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरिया है A1 सपोज कर लेते हैं और यहाँ पे एक एरिया है इसको A2 सपोज कर लेते हैं। करंट यहाँ से ये फ्लो हो रहा है I, ठीक है। अब आप क्या करना है, एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया P, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया Q, दो पॉइंट्स हमने लिए हैं। Q नहीं ले सकते क्योंकि Q यहाँ चार्ज है, कोई और पॉइंट ले, T ले लेते हैं। तो जब हम यहाँ पे करंट डेंसिटी निकालेंगे इस पॉइंट पे, तो इसके अक्रॉस, इसके अराउंड वाला एरिया चाहिए होगा। जब यहाँ पे निकालेंगे T पॉइंट पे, तो ये वाला एरिया चाहिए होगा। तो I इक्वल्स टू करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू I अपॉन एक जगह पे A1 और एक जगह पे I अपॉन A2। अलग अलग क्रॉस सेक्शन है तो अलग अलग करंट डेंसिटी होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, समझ रहे हैं ना आप। और ये तो हुई बात करंट डेंसिटी की, कि करंट डेंसिटी क्या है, सिंपली I अपॉन A है। और कंडीशन क्या है, व्हेन द दिस एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो आप देख सकते हैं जैसे ये मार्कर है, ठीक है, इसका ये बेस एरिया ले लेते हैं, ये वाला बेस एरिया, ये बेस एरिया। तो अगर इसकी लेंथ के अलॉन्ग करंट फ्लो होगा तो ये बेस एरिया क्या है, दोनों ही बेस एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। और आप ये भी देख रहे हैं, इसको मैं अलग कर देता हूँ। यहाँ पे टिप पे अगर लेंगे तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी निकालेंगे किसी पॉइंट पे, तो इस पॉइंट के अराउंड ये एरिया होगा, इस पॉइंट के अराउंड ये एरिया होगा। तो यहाँ पे अगर करंट डेंसिटी चाहिए फॉर एग्जाम्पल J1, तो इट इज I तो सेम ही फ्लो हो रहा है, द रेट ऑफ फ्लो I अपॉन A1 अगर ये एरिया A1 है। और यहाँ पे जब निकालेंगे तो J2 I अपॉन A2, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे, मतलब पॉइंट जहाँ पे लेंगे उसके अराउंड वाला एरिया चाहिए होगा। तो एक टर्म ये हो गया करंट डेंसिटी, ठीक है। अब इसमें कुछ और भी टर्म है, जैसे यहाँ ये टर्म आया रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कॉपर का है, सिल्वर का है, आयरन का है, ये भी आई थिंक आपको पहले से पता है, वो भी टर्म यूज होगा। अब कुछ टर्म और हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज, किसी चार्ज की मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी। तो सिंपल है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसकी अगर मोबिलिटी की हम बात करें तो जब हमने इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, जैसे जैसे वोल्टेज चेंज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। तो आपको पता है, आपके पास फॉर्मूला है E इक्वल्स टू B अपॉन D। यहाँ D की जगह पे लेंथ हो सकती है, सेपरेशन, ठीक है। तो जैसे जैसे B चेंज करेंगे E चेंज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और जब E चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा, बिकॉज F इक्वल्स टू QE होता है। तो ये चेंजेस जो होंगे, तो मोबिलिटी जब हमें फाइंड आउट करनी है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, मोबिलिटी ऑफ चार्ज। और मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, द ड्रिफ्ट स्पीड एक्वायर बाई द फ्री इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अप्लाइड। मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से हमें इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो भी मिली हो, उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दें, वी हैव द मोबिलिटी ऑफ चार्ज। और जनरली यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज कैरियर्स हैं, क्योंकि ये चार्ज को लेके जा रहे हैं। अब चार्ज कैरियर्स की भी बात कर लेते हैं।
चार्ज, लेकिन उससे पहले 2 टर्म्स और फोर्थ फिफ्थ टर्म और हमें क्या ज़रूरत पड़ेगा इस यूनिट को अंडरस्टैंड करने के लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो बात सिंपल है, जी से रिप्रेजेंट करेंगे और रेसिप्रोकल होगा ये, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इट इज वेरी सिंपल। एक और टर्म फिक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, इट इज द अगेन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम रो से नहीं सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। सिग्मा इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आपको पहले से पता है आर का यूनिट ओम होता है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओम इनवर्स, जिसको मो भी बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे रो का यूनिट क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम फॉर्मूले से देखें आर ओम पर मीटर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, आर का यूनिट है ओम, इसका मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर कैंसिल, ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर यूनिट होता है। तो यहाँ से इसका क्या होगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो यूनिट्स पे नहीं जा रहे हैं अभी हम, क्योंकि ये टर्म 1 बाई 1 सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं। तो फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो हमारे पास कौन कौन से टर्म आ गया इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड, ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इफ रेजिस्टेंस, the velocity acquired by free electron due to the potential difference is drift velocity, the current flowing per unit cross section of a conductor is current density, the velocity acquired by free electron per unit electric field is mobility, the reciprocal of the electrical current is electrical conductance, the reciprocal of the electrical resistivity is conductivity। इतने टर्म्स हमने इसके बारे में स्टडी कर लिया, ठीक है। अब एक और टर्म की बात करते हैं हम, इसको स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब देखिए ड्रिफ्ट स्पीड तक हो गया, करंट डेंसिटी तक हो गया। तो ये कुछ टर्म्स थे जो हमें ज़रूरत पड़ेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट को अंडरस्टैंड करने के लिए, करंट के बारे में आगे जानने के लिए। डिटेल्स हम 1 बाई 1 टॉपिक वाइज करेंगे। अभी जस्ट मैंने आज आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन दिया है कि इसमें हम क्या क्या टर्म स्टडी करने वाले हैं और कौन कौन से टर्म यूजफुल रहेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको बता दूं कि हम ड्रिफ्ट स्पीड भी फाइंड करेंगे, इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। टाइम ऑफ रिलेक्शन के बारे में जानेंगे, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है और एक कोलिजन के बाद वो दूसरा कोलिजन करता है तो उसके बीच का जो टाइम होता है उसको हम टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बोलते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता है, अदर कंडीशंस का कुछ पड़ता है, नहीं पड़ता है। ओम्स लॉ है, किरचॉफ लॉ इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें डिवाइसेस भी हम यूज़ करेंगे, मीटर भी यूज़ करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है ये। बट आज मैंने आपको सिर्फ इस चैप्टर का, इस यूनिट का इंट्रोडक्शन दिया है जो आपके लिए जानना ज़रूरी था। ओके, सो कुछ आपकी मेमोरी के लिए मैं छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस के बारे में, इन टर्म्स में रिलेशंस क्या होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको चार्ज कैरियर्स के बारे में बता देता हूँ। चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? कैरियर्स का मीन्स सीधे सीधे ले जाने वाला, चार्ज को ले जाने वाला। चार्ज कैरियर्स किसमें क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर सॉलिड्स, सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो इसमें बैलेंस और फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। मीन्स सॉलिड्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, मतलब चार्ज ले जाने वाले जो टर्म है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम बात लिक्विड्स की करें, लिक्विड्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो पॉजिटिव और
नेगेटिव आयंस होते हैं। और अगर हम गैसेस की बात करें, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आपसे पूछ लिया जाता है, व्हाट आर द चार्ज कैरियर्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो सॉलिड में बैलेंस इलेक्ट्रॉन चार्ज को ले जाते हैं, लिक्विड में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के थ्रू चार्ज मूव करता है, और गैसेस में पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन के थ्रू चार्ज कैरी करता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बाकी रिलेशन स्टडीज करेंगे, लाइक द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद ड्रिफ्ट स्पीड, करंट डेंसिटी ऑफ रिलेशन ऑफ करंट डेंसिटी विद ड्रिफ्ट स्पीड, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन इन टर्म्स ऑफ द ड्रिफ्ट स्पीड। इस तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल्स में बात करेंगे, 1 बाई 1 इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। डेफिनेशंस आपको आई थिंक अंडरस्टैंड हो गई होगी कि क्या है, इन टर्मिनोलॉजी क्या है इलेक्ट्रिक करंट की। सो नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन एंजॉय एंड गुड बाय।